पहली बार खाला के घर गया था। मेरी खाला शमीम इस्लामाबाद रहती थी। वो मेरी अम्मी की कज़न थी। मैं पहली बार इस्लामाबाद आया था क्योंकि मैं मरी घूमना चाहता था। जैसे ही मैं खाला के सामने आया तो खाला ने मुझे अपने गले लगा लिया। खाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खाला इतने ऊपर ख्याल करती है। जब मैं इनके गले लगा तो बेकाबू सा हो गया। मेरे जिस्म में बहुत ही ज़्यादा करंट तो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरा हिस्सा जो कि बिल्कुल खेलने के लिए तैयार हो चुका था, वो खाला को थोड़ा सा महसूस भी हो रहा था, लेकिन खाला ने इसे इग्नोर किया। खाला ने कहा कि बड़े अरसे बाद यहाँ आए हो क्योंकि तुम बहुत छोटे थे, पहले अपनी अम्मी के साथ आए थे, अब तो बहुत वक्त हो चुका है। मैंने कहा हाँ आकर। और इकरा और इफ़रा इसकी बेटियां थी, वो भी इस वक्त कमरे में आ गई। इन्होंने हाथ आगे किए करके मुझसे सलाम लिया। मैं वहाँ बैठ गया। मेरी खाला बिल्कुल मेरे पास बैठ गई और मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहने लगी, और सुनाओ सब खैरियत है? तुम तो बहुत ही शर्मीले हो। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था कि आखिर अब मैं अपनी खाला से ऐसे क्या बात करूं, लेकिन न जाते हुए अब मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। मेरे अंकल जो कि इस्लामाबाद में अच्छी जॉब पर थे, इनके पास बहुत पैसा था, अपनी गाड़ी थी। इकरा और इफ़रा दोनों कॉलेज की स्टूडेंट थी। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था। रात को जब उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया, इसमें कि इस कमरे में और भी कोई नहीं सो रहा था। मेरी आंटी शमीम और इसका शोहर अपने कमरे में। यहाँ ये मेरी पहली रात थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं भी कॉलेज का स्टूडेंट था। रात को मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी। कमरे में पानी नहीं था तो मैं पानी पीने के लिए बाहर आया तो कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा तो शमीम और इसके हस्बैंड बहुत ही अजीब हालत में थे। मुझे शमीम आंटी साहब नज़र आ गई। शमीम आंटी को ऐसे देखकर मैं खुद भी बेकाबू सा होने लगा था। मैं पानी पीकर अपने कमरे में वापस आया, लेकिन मैं इन सीन को भूल ही नहीं पा रहा था। अगला दिन हुआ तो अंकल अपनी ड्यूटी पर चले गए। इकरा और इफ़रा दोनों ट्यूशन चली गई। मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। आंटी मेरे पास आई और बहुत ही ज़्यादा मेरे करीब बैठ गई। मुझे कहने लगी, तुम्हारा आज क्या प्रोग्राम है? क्या बाहर भी जाना है? तो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। एक और रा के पास तो टाइम होता नहीं, तुम्हारी कज़न है, लेकिन तुम्हारे पास बैठती ही नहीं। मुझे काफ़ी अजीब लगता है। तुम ही मुझे अपना दोस्त समझ लो। आंटी मेरे और भी ज़्यादा करीब आ चुकी थी। उन्होंने जो खुशबू लगाई हुई थी इसकी मैं पूरे कमरे में महक फैल रही थी। मैं मदहोश होने लग रहा था। आंटी ने कहा कि क्या बात है अमजद, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? आंटी कहती, अब मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ बेख्तियार। मैंने जब ये बोला तो आंटी कहने लगी कि थैंक यू, तुमने मुझे कैसे नोट किया? आंटी आप मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। जब मैंने ये कहा तो आंटी और भी ज़्यादा मेरे करीब हो गई। मेरे कंधे पर हाथ रखा। इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ हम दोनों थे और कोई भी नहीं था। मैं आंटी को कहने लगा कि आप रात को अंकल के साथ जो कुछ कर रही थी, मैंने आपको जब देखा आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही थी। आंटी मुस्कुरा कर कहने लगे कि तुम्हें इस तरह चुप कर मुझे नहीं देखना चाहिए था, तुम्हें कुछ चाहिए। जब आंटी ने ये कहा तो मैं सोच में पड़ गया कि कहीं अंकल को सब कुछ बता ना दें। मैंने कहा कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, जिस पर आंटी ने खुद ही अपना हाथ बढ़ा कर मेरे हिस्से पर लगाया तो वो खेलने के काबिल हो चुका था और बड़े ही प्यार से कहने लगी कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ वैसे ही मेरी कज़न लगती है, मैं कौन सी तुम्हारी सगी खाला हूँ? तुम जैसे चाहो मेरे साथ खेल सकते हो। मुझे खुद भी तुम बहुत ही प्यारे लगते हो। तुम्हारे अंकल तो बहुत ज़्यादा देर खेल ही नहीं पाते। तुम्हारे अंकल तो बहुत जल्द थक जाते हैं। मेरा तो दिल करता है कि मैं अच्छी तरह से खेलती रहूँ। ठीक है, तुम अगर मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो इस बारे में किसी को मत बताना। आंटी खुद ही नीचे बैठ गई जहाँ बैठा था। आंटी ने खुद ही मेरे हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। ये काफ़ी अजीब तरह का सीन बन चुका था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। ऐसा तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने फ़िल्म में देखा था, जो कुछ आंटी कर रही थी। आंटी इतने बड़े शहर में रहती थी और शायद इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे पड़ता था। मैं बहुत परेशान होने लगा था। आंटी जैसे-जैसे मेरे करीब आ रही थी, मैं बेकाबू होने सा लगा था। मैंने आंटी को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन आंटी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने थोड़ी देर के बाद आंटी को कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे खेलना नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद आंटी ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन का कहा और मैं आंटी के साथ अच्छे तरीके से खेला। आंटी को खेल में मज़ा आ रहा था तो मुझे उनको देख के अच्छा लगने लगा। जैसे-जैसे वो कह रही थी मैंने वैसे-वैसे किया और अपने आप को उनके अंदर मदहोश कर लिया। मैंने मंज़िल को पा लिया। आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं काफ़ी देर खेलता रहा। आंटी भी मेरा साथ देती रहीं। आंटी मेरे खेलने से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कहने लगी, मुझे नहीं लगा था कि अमजद तुम इतनी देर खेल पाओगे, लेकिन हाँ मुझे तुम तो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हो। तुम्हें खेलते हुए देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब मैं तुम्हें 1 महीना यहाँ से नहीं जाने दूँगी। हर रोज़ तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ।
तुम इस बारे में इकरा और इफ़रा को कुछ नहीं बताओगे। अभी तक मैं खेल ही रहा था, लेकिन मुझे रात वाला सीन बिल्कुल नहीं भूलना था, क्योंकि इस वक्त अंकल बिल्कुल सो रहे थे और आंटी खुद ही खेल रही थी। मैंने कहा कि आंटी जिस तरह आप रात को अंकल के साथ खेल रही थी, आप मेरे साथ ऐसे नहीं खेलेंगी। आंटी मुस्कुराने लगी। तुमने इसका मतलब है कि हमें मुकम्मल तौर पर देखा है, इसलिए तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा खेलने के लिए तैयार हूँ। अब मैंने अपने आप को बदला, और क्योंकि मैं आंटी को साथ खेलना चाहता था, और जब आंटी ने मुझे खेल कर दिखाया तो मुझे बिल्कुल ही लगा ही नहीं कि आंटी और मैं पहली बार खेल रहे हैं। आंटी और मेरे बीच एक ऐसा ताल्लुक़ बन चुका था। मैं काफ़ी देर से खेल रहा था और बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहा था। मेरे खेलने से आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, और इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि अचानक इफ़रा घर में आ जाएगी। इफ़रा जो कि बड़ी बेटी थी, इफ़रा अचानक कमरे में आ गई। इफ़रा ने हमें ऐसे देख लिया। इफ़रा ने जैसे ही मुझे देखा तो मैं फ़ौरन ही दूसरे कमरे में चला गया। अभी तक शमीम ने अपने आप को समेटा ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो इफ़रा को कहने लगी कि तुम आज ट्यूशन से जल्दी क्यों आ गई? तुम्हें तो अपनी बहन के साथ ही आना होता है ना। जिस पर इफ़रा कहने लगी कि आज ट्यूशन की जल्दी छुट्टी होगी, क्योंकि आज ट्यूशन वाले सर अपने गांव गए हुए थे, इसलिए मैं रिक्शा लेकर खुद ही घर आ गई। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप अमजद के साथ ये सब करेंगी। अमजद की उम्र तो देखें, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे कुछ भी नहीं। तुम इस बारे में अपने अब्बू को कुछ नहीं बताओगी। मैं दूसरे कमरे में था। मैं इफ़रा से बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, इफ़रा के सामने कैसे जाऊं। इफ़रा अपनी माँ को कहने लगी कि मैं सब कुछ अब्बू को बता दूंगी, अब अमजद को यहाँ से जाना पड़ेगा। इफ़रा की माँ ने वक्त इफ़रा को कहने लगा कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। इफ़रा आखिरकार अपनी माँ को कहने लगी, ठीक है, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको अमजद को मनाना होगा कि मेरे साथ वो सब कुछ खेलेगा जो इसने आपके साथ खेला है। जिस पर शमीम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी कि ऐसा मत करो, ऐसी बातों में नहीं कर सकती। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो पहले मेरे साथ खेल चुका है, और तुम्हारे साथ ऐसा ताल्लुक़ कैसे बना सकता है। जिस पर बड़े ही गुस्से से कहने लगी कि जब आपको इस मुँह खेल में सोचना चाहिए था कि अमजद और मेरा भी तो ऐसा ताल्लुक़ हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि आप ऐसी कोई बात हो, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आखिरकार शमीम मजबूर हो गई, क्योंकि इसके अब्बू बहुत ही बड़े ऑफिसर थे, और अगर इसे पता चल गया तो वो शमीम को बाकी डिवोर्स दे देते। इसलिए इफ़रा ने जो कहा वो उसकी माँ ने मान लिया। तुम जो चाहती हो वही होगा, लेकिन सच में अगर तुमने अपने अब्बू को बता दिया तो बहुत बुरा होगा। इफ़रा कहने लगी, नहीं, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अमजद को आप खुद भी मनाना पड़ेगा। हमने दोनों की बातें सुन चुका था। मैं कमरे में आ गया। शमीम कहने लगी कि इफ़रा हमारे बारे में सब कुछ असलम को बता देगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। असलम जो कि मेरी आंटी शमीम का शोहर था और बहुत बड़ा ऑफिसर था। आंटी कहने लगी कि तुम इफ़रा को खुश कर दो, इफ़रा के साथ कुछ देर खेलो, और इसके बाद इफ़रा दोबारा तुम्हें तंग नहीं करेगी। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।